औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने यूनिट 2 जो है वो थोड़ा सा स्लाइड से ओवरव्यू लिया था। हमने थोड़ा सा किया था कि नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमने उसके एलिमेंट्स पढ़े। ठीक है, हमने उसके जो हैं वो फेजेस पढ़ ली थी, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में आ जाता है। ठीक है, आज हम उसको जो है वो थोड़ा सा अपनी बुक से देखेंगे, क्योंकि बुक से भी हमने मार्क करना था। तो बुक से जो है वो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें जो है वो कह लो इन्हांस मैंने की हुई हैं और थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो आपने यहाँ से भी पढ़ना है और आपने वहाँ से भी देखना है इसको। ठीक है, तो यूनिट 2 आपने निकालना है। ये बुक थोड़ा सा 1 आई थिंक सो ओल्ड है, तो आपने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको देखना है, लेकिन तकरीबन वही चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर मेंशन है। सबसे पहले हम जो की टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप चैप्टर 5 आ जाता है इसमें। इसमें हमारे पास देखिए ये की टर्म्स है। सबसे पहले आपने ये की टर्म्स को जो है वो अच्छे से पढ़ना है। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लॉसरी के अंदर मेंशन होती हैं, तो आपने ग्लॉसरी में जाके ये चीज़ें जो है वो पढ़ लेनी है एक दफ़ा। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपने इस चैप्टर में से करने हैं। ठीक है, ये हम जैसे जैसे देखते हैं अंदर अंदर, तो वो हम चीज़ें जो है वो साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है जी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। तो हमने कल इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप होता है जिसमें बेसिकली नर्स जो है वो कोशिश करती है कि क्लाइंट जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है, उसकी जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो, उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, और उसकी अंदर कुछ चीज़ें जिस तरह की ट्रस्ट, जेन्युइन ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिगार्ड, सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है वो पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थेरापेटिक रिलेशनशिप में आती हैं। कंपोनेंट्स हमने कल डिस्कस किए थे, आपने बुक में से भी अंडरलाइन कर लेनी है। देखिए इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमने ट्रस्ट पढ़ा था। ठीक है, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप रिक्वायर्ड ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट जब बिल्ड होता है, जब क्लाइंट कॉन्फिडेंट होता है कि जो नर्स काम कर रही है, ठीक है, नर्स के ऊपर रिलायबल है वो, ठीक है, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, जो भी वो एक्शन करेगी वो केयरिंग एक्शन होंगे। ठीक है, तो तब हमारे पास इसके अंदर जो है वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है। कंग्रुएंसी क्या होता है, ये टर्म आपने अंडरलाइन करनी है अपने पास। ठीक है, कंग्रुएंसी होता है जब नर्स ने जो कहा है और जो वो कर रही है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी थोड़ा वो मैच हो रही हो, चीजें जो है वो आपस में अगर मैच हो रही हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कंग्रुएंसी जो है वो पाई जा रही है। ठीक है, कंग्रुएंसी क्या होता है, व्हेन वर्ड्स एंड एक्शंस मैच। ठीक है, ये आपने अंडरलाइन करना है कि नर्स अगर क्लाइंट को कह रही है कि मैं यहाँ पे जो है वो क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे जाना है, मैं 2 बजे वापस आ जाऊंगी, तो अगर वो 2 बजे वापस आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा कि वाकई जो नर्स कहती है और जो करती है उसके अंदर कंग्रुएंसी पाई जाती है। ठीक है, तो कंग्रुएंसी क्या होती है, व्हेन वर्ड्स एंड एक्शंस मैच, ये आपने करना है। ठीक है, इसमें से हमारे पास ट्रस्ट के बारे में आपने थोड़ा सा कर लेना है और कंग्रुएंसी क्या होती है ये आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आ जाए आपके पास ना, ये ट्रस्ट इज बिल्ड व्हेन नर्स एग्जिबिट द फॉलोइंग बिहेवियर, के ट्रस्ट जो है वो आपके पास कब बिल्ड होता है, जब आप केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं, जब आप ओपन होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को फोकस करते हैं, रिस्पेक्ट होती है आपके अंदर, इंटरेस्ट होता है, यानी आपको इंटरेस्ट होता है कि क्लाइंट मेरा क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स होती है, कंसिस्टेंसी होती है, इसके अलावा अप्रोचेबिलिटी, ये 5 6 जो है वो आप इसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा कंपोनेंट कौन सा हो गया, थेरापेटिक रिलेशनशिप अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो बिल्ड करना है। नेक्स्ट आपके पास था जेन्युइन इंटरेस्ट। जेन्युइन इंटरेस्ट क्या होता है, व्हेन द नर्स इज कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अवेयर ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन एंड क्लियरली फोकस, द क्लाइंट परसीव अ जेन्युइन पर्सन शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब नर्स जो है वो कंफर्टेबल है कि भाई वो बताती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग क्लाइंट की केयर करती है। ठीक है, क्लाइंट को बताती है कि मैं आपके बारे में ये चाह रही हूँ, हम इस तरह से करेंगे, तो क्लाइंट को भी लगता है कि वाकई कोई उसकी अच्छे से उसका पेन ले रहा है। ठीक है, उसकी केयर कर रहा है और उसके बारे में थोड़ा कॉन्शियस है। ठीक है, तो ये होती है जेन्युइन इंटरेस्ट शो करवाना, कि जेन्युइन इंटरेस्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर आपने क्लाइंट को शो करवाना है कि वाकई ही आप उसके लिए जो है वो बेहतरी चाह रहे हैं। ठीक है, तो जेन्युइन इंटरेस्ट हमारा दूसरा एलिमेंट हो जाता है। एम्पैथी आ जाती है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, इज द एबिलिटी ऑफ द नर्स टू परसीव द मीनिंग्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, कि आपने क्लाइंट की फीलिंग को परसीव करना है कि क्लाइंट इस वक्त क्या फील कर रहा है, आपने वो फील करना है, इस चीज को हम कहते हैं एम्पैथी। ठीक है,
ये एक बहुत एसेंशियल स्किल है। और इसके अलावा ये कि आप ये कह सकते हो कि हाई क्वालिटी केयर जो है वो प्रोवाइड करने के लिए हमें एम्पैथी का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी में एक डिफरेंस भी आ जाता है, आपको इनका डिफरेंस जो है वो भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एम्पैथी होता है कि मतलब आपने अगले की फीलिंग को जो है वो खुद फील किया है, ठीक है, जो वो मीनिंग अब ले रहा है अपनी फीलिंग्स के बारे में वो आप ले रहे हैं, ठीक है, सेम सेम ये एम्पैथी हो जाता है। सिंपैथी होता है कि जस्ट ठीक है, अगर किसी को कुछ फील हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दें कि हाँ मतलब मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, ठीक है, इस तरह से करके ये सिंपैथी जो है वो थोड़ी सी शो कर देनी होती है आपने। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ना एम्पैथी के बाद ना शायद सिंपैथी का भी वर्ड यहाँ पे आएगा, ये सिंपैथी फीलिंग ऑफ कंसर्न और कंपैशन वन शोन फॉर अनदर, कि आप जस्ट जो है वो शो करवाते हो कि ठीक है मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। लेकिन जिस तरह हमने एम्पैथी में किया था ना, कि हमने एम्पैथी में क्या किया कि वो फील जिस तरह कर रहा है आप बिल्कुल उसी तरह से फील कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से नहीं हमने किया। सिंपैथी में हमने क्या किया है कि जस्ट शो करवाना होता है। ठीक है, और by expressing sympathy, the nurse may project his or her personal concerns onto the client, thus inhibiting the client expression of feeling। मतलब कि आपने कोई इतना फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करना होता। ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस जो है इसमें से आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ जाता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है भाई, आपने क्लाइंट का एंगर, क्लाइंट का एक्टिंग आउट, यानी जो भी क्लाइंट कर रहा होता है उस टाइम उसकी जजमेंट आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, जिस तरह का भी आपका क्लाइंट है, चाहे वो गुस्से में है, चाहे वो जिस तरह का भी जो है वो रिस्पॉन्स देता है, आपने उसको चुप करके एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, अब ये देखिए उन्होंने एग्जांपल दिए है कि अगर एक क्लाइंट है उसने आपका जो है वो हाथ रखा है फॉर एग्जांपल नर्स की वेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है कि रिमूव हिज हैंड एंड से, मतलब उसका हाथ से की तरह रिमूव कर दे और कहे कि डू नॉट प्लेस योर हैंड ऑन मी, वी आर वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड, ठीक है, एंड दैट डज नॉट रिक्वायर यू टू टच मी। मतलब कि आपने जो है ना वो ये सारा कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना है, मतलब उसको सीधी तरह बताना है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। और इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ये है कि भाई मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं आज आऊंगी नहीं, आपको ना मेडिसिन करूंगी या कुछ ये इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि वो क्लाइंट है, वो पेशेंट है, उसको आपने अच्छी तरह से ट्रीट करना है। और लिविंग, थ्रेटनिंग, ये सारा कुछ जो है वो कहते हैं इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है। फिर हमारे पास आता है पॉजिटिव रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड में क्या होता है कि आपने क्या करना होता है उसकी जो कि अप्रिशिएट करना होता है अपने क्लाइंट को कि एक वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, मतलब उसके बिहेवियर, उसका बैकग्राउंड, उसका लाइफस्टाइल किस तरह का है, इसको आपने नहीं नजर में रखना, बल्कि आपने उसका अनकंडीशनल नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखते हुए आपने उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव रिगार्ड आ जाता है। आपने क्लाइंट को उसके नाम से बुलाना है, उसके साथ अच्छी तरह टाइम स्पेंड करना है, लिसन करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, जब भी वो आपको बुलाता है। और ये सारा कुछ हमारे पास किस में आता है, पॉजिटिव रिगार्ड के अंदर चीजें आती हैं। ठीक है, वर्बली अटेंड करें आप उसके सारे मैसेजेस को या नॉन वर्बली, जिस तरह से भी अप्रोप्रिएट लगता है आप उसको जो है वो अटेंड कर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि मतलब आपको अपनी बिलीव्स, अपने एटीट्यूड्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। How are you? मम्मा हेलो आप भी मैं भी ना बिरयानी खा के ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज। वैल्यूज की डेफिनेशन सबसे पहले आपने करनी है, वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स दैट गिव अ पर्सन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब वैल्यूज की इस तरह की चीजें जो हमें बताती हैं कि राइट क्या है इसमें से और रॉन्ग क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं, वर्क है, ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, क्लीनलीनेस है, ऑर्डरलीनेस, ये सारी आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस का शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है इसमें से, मतलब अक्सर यूएचएस के अंदर जो है ना वो ये रिपीटेडली आने वाला क्वेश्चन है, वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपने इसके स्टेप्स याद करने हैं। कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, चूजिंग, प्राइसिंग और एक्टिंग। ठीक है, ये 3 इसके जो हैं वो स्टेप्स आ जाते हैं। चूजिंग में आपके पास क्या आता है कि जब एक पर्सन ने जो है वो एक अपनी एक रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज देखनी है और उसमें से खुद ही जो है ना फ्रीली चूज करना है कि कौन सी उसको वैल्यू राइट लग रही है, वो वैल्यू वो चूज करेगा। ठीक है, ये सबसे पहला प्रोसेस है चूजिंग का। उसके बाद आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है, बंदे पर्सन कंसिडर द वैल्यू चेरिशेस इट, के मतलब जब एक पर्सन ने कोई वैल्यू चूज कर लिया उसके बाद वो उसको
पब्लिकली जो है वो उसके साथ अटैच होता है, उसके साथ जो है उसके ऊपर एक्ट अपॉन करता है, ये उसकी जो है वो हमारे पास प्राइजिंग में जो है ये चीज आ जाती है। उसके बाद लास्ट में आता है एक्टिंग। एक्टिंग में ये होता है जब एक पर्सन जो है वो अपनी वैल्यूज को एक्शन में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी जो उसने वैल्यूज अडॉप्ट की हैं अब उनके ऊपर एक्ट अपॉन भी कर रहा है वो, तो ये हमारे पास उसकी एक्टिंग आता है। पहले उसने क्या किया, चूज की, फिर उसने उसको अच्छा समझा कि भाई जो मैंने चीज चूज की है वो अच्छी चीज है, प्राइजिंग, उसके बाद एक्टिंग, यानी जब उसने कंसिडर कर लिया कि वो अच्छी है उसके बाद उसने उसके ऊपर एक्ट अपॉन किया। तो ये हमारे पास तीन इसकी जो है वो तीन स्टेप्स आ जाते हैं। वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस, वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ये तीन चीजें हैं जो आपने इस पैराग्राफ में से जो है वो करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट देखें, वैल्यू की डेफिनेशन के बाद आपने बिलीफ की डेफिनेशन करनी है। बिलीफ क्या होता है, कोई कोई भी इस तरह का आइडिया जिसको एक पर्सन जो है वो ट्रू होल्ड करता है, ट्रू समझता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ऑल ओल्ड पीपल आर हार्ड ऑफ हियरिंग, कि जितने भी ओल्ड पीपल हैं उनको हियरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो ये हमारा एक बिलीफ है, ठीक है। जो भी ऐसी चीज जिसको आप ट्रू समझते हैं उसको आप उसका आपके ऊपर उसका बिलीफ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बिलीफ में आ जाता है। एक एग्जाम्पल आपने इसमें से कर लेनी है, कोई से भी तीन एग्जाम्पल, तीन में से कोई से भी एक कर लेनी है आपने, ठीक है। ये वैल्यू क्लैरिफिकेशन प्रोसेस का डायग्राम उन्होंने बनाई है, आप इसको भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी, यहाँ से भी देख सकते हैं। एटीट्यूड्स क्या है जी, जनरल फीलिंग्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अराउंड विच अ पर्सन ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, मतलब कि कोई भी इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर एक पर्सन ने अपना सारा नॉलेज ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको पता है नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी है कि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस आपको है, ठीक है, आपके एटीट्यूड की आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो एक नर्स जो है वो बेसिकली अपने सारे पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, फीलिंग्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें जो हैं इनको अंडरस्टैंड करते हुए एक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती हैं, ठीक है। मतलब अपने आप को जानना, उसको सही से यूटिलाइज करना, ये आता है थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ। पेप्लो ने इसमें बेसिकली तीन प्रोसेस जो है वो बताए हुए हैं 1952 में, ठीक है। ये हम नीचे जो है उस पढ़ेंगे, जो वर्किंग रिलेशनशिप, कल हमने फेजेस पढ़ी थी इसकी, ओरिएंटेशन फेज होती है, वर्किंग फेज होती है, टर्मिनेशन फेज होती है, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर जो है वो सारी आ जाएंगी, वो हमने पेप्लो की 1952 की थ्योरी में पढ़नी है। यहाँ पे एक जोहारी विंडो आएगी, ये आपने जरूर क्वेश्चन करना है। थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ के लिए जो टूल हम यूज कर सकते हैं वो है जोहारी विंडो, ठीक है। जोहारी विंडो में क्या होता है, चार एरियाज होते हैं, क्वाड्रेंट वन है, क्वाड्रेंट टू है, क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर। क्वाड्रेंट वन में वो लोग आते हैं जो ओपन पब्लिक होते हैं, मतलब ओपन पब्लिक का मतलब ये है कि वो खुद भी जानते हैं कि उनकी क्या क्या कैपेसिटीज हैं, क्या क्या एबिलिटीज हैं, और दूसरे लोग भी जानते हैं कि उनकी क्या क्या एबिलिटीज हैं। ये क्वाड्रेंट वन वाले लोग हैं, ओपन लोग, ठीक है, पब्लिक। दूसरे हैं क्वाड्रेंट टू वाले, उसमें आता है ब्लाइंड अनअवेयर। ब्लाइंड का मतलब, अनअवेयर का मतलब ये है कि सेल्फ क्वालिटीज नाउन ओनली टू अदर्स, मतलब उनकी जो क्वालिटीज हैं सिर्फ दूसरे लोग जानते हैं, वो उनको खुद नहीं अपनी क्वालिटीज का पता। तीसरे में आता है हिडन प्राइवेट। हिडन प्राइवेट मतलब होता है कि उनको अपनी क्वालिटीज का सिर्फ खुद पता है, लोग उनके बारे में नहीं जानते, ठीक है। मतलब वो बस अपनी क्वालिटीज को खुद ही जानते हैं, उनको पता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, लेकिन उन्होंने पब्लिकली जो है वो इसका इतना नहीं पब्लिश किया हुआ या पता नहीं है किसी को। और फोर्थ वन वाले क्वाड्रेंट में आते हैं अननोन। अननोन इस तरह के लोग होते हैं कि उनको अपने बारे में खुद भी नहीं पता और दूसरों को भी उनके बारे में नहीं पता। तो ये हमारे पास जोहारी विंडो आती है। जोहारी विंडो को सामने रखते हुए आपने अपनी क्वालिटीज मैच करनी होती है कि आप किस क्वाड्रेंट में जो है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जोहारी विंडो को सामने रखना है और उसके अंदर लाई कर देखना है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा प्री कंसेप्शन क्या होता है कि पहले से ही सपोज कर लेना कि क्लाइंट जो है वो क्या समझ रहा है या क्या चाह रहा है। इसके अंदर कार्पर के पैटर्न्स ऑफ नोइंग है, ये आपने करना है। चार तरह की नोइंग है, इंपेरिकल नोइंग जो कि साइंस ऑफ नर्सिंग से आती है, पर्सनल नोइंग जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस से आएगी, एथिकल नोइंग जो कि आपकी मोरालिटी से, ठीक है, मोरल्स के साथ डील करती है, और एस्थेटिक नोइंग जो कि आर्ट की ब्रांच है, ठीक है। ऊपर वाली साइंस की ब्रांच थी, नीचे वाली आर्ट की ब्रांच है। तो ये हमारे पास चार पैटर्न है इसके, ठीक है, ये आपने जरूर करने हैं इसमें से। और अननोइंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक नर्स और क्लाइंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे पहले वो अननाउन होते हैं, एक दूसरे के लिए ना उनको आपस में पता होता है, ना ही उनकी एक्सपीरियंसेस का किसी को पता होता है। ये ना फोर्थ जो हरी विंडो के क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, ओपन पब्लिक, ब्लाइंड एंड अवेयर, हिडन प्राइवेट, ठीक है। ये देखिए उन्होंने मास्क किया हुआ है कि वो खुद जानता है, खुद देख रहा है वो, लेकिन लोगों को वो नजर नहीं आ रहा। और अननोन का मतलब है किसी को भी कुछ नहीं पता।
ये पैटर्न्स हैं 4, ठीक है। इसका टेबल भी आपने करना है। रिलेशनशिप की टाइप्स करनी है हमारे पास। कितनी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले सोशल रिलेशनशिप आ जाता है, जिसमें फ्रेंडशिप है, सोशलाइजेशन है, कंपेनियनशिप है, या आपने कोई टास्क उसको अकॉम्प्लिश करना है तो आप उसके लिए कोई भी आपने रिलेशनशिप जो बिल्ड किया है वो आपका सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप में हम बेसिकली टास्क जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फुलफिल करते हैं, रोल्स होते हैं वो अपने आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जो है वो फुलफिल करते हैं, अपने गोल्स की तरफ जो है वो जाते हैं और गोल्स को अकॉम्प्लिश करते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास सोशल रिलेशनशिप में आ जाता है। उसके बाद आपके पास थेराप्यूटिक एक रिलेशनशिप होता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप हमारे पास सोशल से थोड़ा हटके होता है। इसमें बेसिकली नर्स और क्लाइंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इसके अलावा वो कोशिश करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, ताकि क्लाइंट का बिहेवियर जो है वो बेहतर हो, क्लाइंट की जो प्रोग्रेस है अपनी गोल की तरफ, यानी उसकी जो है वो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो बेसिकली। ये हमारे पास थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का पर्पस होता है। और इंटीमेट रिलेशनशिप हमारे पास जिसमें दो पीपल आर इमोशनली कमिटेड टू ईच अदर, ठीक है। मतलब वहाँ पे पार्टीज जो होती हैं उनका कंसर्न ये होता है कि इंडिविजुअल नीड्स को जो है वो हम फुलफिल करें। इमोशनल इंटीमेसी की तरफ जो है ये हमारे पास रिलेशनशिप जाता ही होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप, ठीक है। नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन के दरमियान इसका कोई भी रोल नहीं होता। ये एमसीक्यू में आता है, ये भी आपने करना है। तो 3 तरह के रिलेशनशिप हमने पढ़े, सोशल, इंटीमेट और थेरापेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये फेजेस हमने कल डिस्कस की थी। ओरिएंटेशन फेज होती है जिसमें आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट वाली फेज, मतलब अभी पर्पस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना है हमने, गोल्स वगैरह सेटिंग करेंगे, ठीक है, नाम वगैरह पूछेंगे। उसके बाद हमारे पास वर्किंग फेज आ जाती है, ठीक है। ये भी बिल्कुल स्टार्ट वाली फेज है। ये हमने कल डिस्कस किया है, आप बेशक वहां से भी पढ़ सकते हो। इसमें से कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, इसको जस्ट रीड करना है आपने एक दफा, ठीक है। मतलब याद नहीं करना, जस्ट आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास वर्किंग फेज आ जाती है, इसमें सेल्फ डिस्क्लोजर हो गया। वर्किंग फेज में हमने क्या किया था कि इसमें दो तरह की, आपकी बुक ने इसको दो फेजेस में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्लाइंट के प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और एक्सप्लॉयटेशन में क्या करना है कि सारा गाइड करना है कि भाई तुम ये काम जो है वो करते रहो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन, ये दो जो है ना वो इसके अंदर फेजेस आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास जो थर्ड वन वाली फेज आती है वो आ जाती है टर्मिनेशन फेज, ठीक है। टर्मिनेशन फेज में हमने क्या कहा था कि हमने एंड कर देना होता है, मतलब कि रिलेशनशिप जो है वो एंड हो गया है और उसको अब हमने खत्म कर देना। क्लाइंट जो है वो बेहतर हो गया, उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो गई है, तो अब जो है वो हमारे पास ये रिलेशनशिप एंड हो जाता है, ठीक है। और इस चैप्टर में और जो चीज़ करने वाली है आपके पास जो अवॉइडिंग बिहेवियर्स हैं, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कौन कौन से होते हैं जो हमने नहीं करने एक थेरापेटिक रिलेशनशिप के दरमियान, ठीक है। ये इसको एक दफा रीड करना है। और इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है इसके अंदर, रोल्स ऑफ द नर्स इन थेरापेटिक रिलेशनशिप। ये थेरापेटिक रिलेशनशिप के अंदर एक नर्स का जो है वो क्या रोल है, ठीक है। उसने एज अ टीचर काम करना है, एज अ केयर गिवर काम करना है। उसके अलावा आप उसको कह सकते हैं कि वो एज अ एडवोकेटर काम कर सकती है। यानी अगर एक साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर अगर हम देखें थेरापेटिक रिलेशनशिप है, तो एक नर्स जो है वो एक टीचर है, ठीक है। मतलब वो अपने क्लाइंट को बताएगी कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किस तरह से जो है वो अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी उसकी टीचर की स्किल्स यूज होंगी। एक नर्स एज अ केयर गिवर भी काम करती है, मतलब वो क्लाइंट की केयर करेगी, उसकी केयर करके उसके मेडिसिन टाइम पे देनी है, ये सारा कुछ उसकी केयरिंग में आ जाता है। इसके अलावा वो एडवोकेटर है। एडवोकेटर किस हिसाब से कुछ क्लाइंट काम अपने लिए नहीं कर सकता, वो नर्स जो है वो उसके लिए करेगी, ठीक है। जैसे अगर एक फिजिशियन है वो क्लाइंट को चेक कर रहा है, क्लाइंट जो है वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है फिजिशियन से बात करने में, तो नर्स जो है वो उसके बिहाफ पे अपने फिजिशियन से बात करेगी और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगी। तो ये हमारे पास आ जाता है एज एन एडवोकेटर। उसके बाद आता है पेरेंट सरोगेट। पेरेंट सरोगेट का मतलब क्या होता है, कुछ पर्सनल केयर की चीजें जैसे फीडिंग है, बाथिंग है, ये सारी चीजें जो पेरेंटल रोल हम कह सकते हैं बेसिकली। तो ये चीजें भी जो है वो एक नर्स अगर परफॉर्म कर रही है तो हम कहते हैं पेरेंट सरोगेट के तौर पर भी जो एक नर्स है वो अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से ऑलमोस्ट यही चीजें थी जो आपने जो है वो करनी है। पॉइंट्स टू कंसिडर एंड पे जरूर पढ़ लिया करें, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। कि मतलब अपने क्लियर करने के लिए जो है ना वो चीजें ये करनी होती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में से हमारे पास तकरीबन यही चीजें जो आपने मार्क करनी है, की पॉइंट्स एक दफा लास्ट पे जो सारे होते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस हों तो उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, लेकिन ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट हमारा इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।